टारगेट 1000 लाइक फॉर नेक्स्ट एपिसोड। अगर आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन पूछना है स्टोरी से रिलेटेड तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है और कमेंट बॉक्स में पिन भी है, वह से आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। एंड द स्टोरी इज अपलोड ऑन माय यूट्यूब चैनल ऑडियो नॉवल हुंडी च 101 फ्लाई रोमांस। अब तक आपने पढ़ा दक्षिता अपने एटीट्यूड में खुद से कहा वो दी क्वीन दक्षिता मेहरा उर्फ डीएम है। वो कभी भी अपनी क्यूटी के साथ नॉर्मल कपल की तरह रोमांटिक लॉन्ग ड्राइव पर नहीं जाएगी, वह रोमांटिक लॉन्ग फ्लाई पर जाएगी। ये सोच अपने लिए चॉपर मंगवा लेती है। प्रिंस ने अपनी लाइफ में पहली बार चॉपर देखा था, पहली बार ही उसमें बैठने वाला था। उसने पहले कभी कार के अलावा महल से भागने के बाद ट्रेन से ट्रैवल किया था। प्रिंस का दिल डर के मारे जोरों से धड़क रहा था, उसे बहुत ज़्यादा नर्वसनेस फील हो रही थी। उसने कभी भी इस तरह फ्लाइट या चॉपर में ट्रैवल नहीं की थी, वह कभी बस या ट्रेन में भी ट्रैवल नहीं किया था। उसने अपने महल से भागने के बाद पहली बार ट्रेन में ट्रैवल किया था, आज वह पहली बार चॉपर में बैठ रहा था। प्रिंस का दिल जोरों से धड़क रहा था, उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। प्रिंस ने अपने मन में सोचा अगर चॉपर ऊपर हमारे वजन से नीचे गिर गया तो, या फिर इसका घूमता हुआ फैन टूट गया, एंजल और मैं नीचे गिरकर मर जाएंगे। प्रिंस को ऐसा लग रहा था जैसे पता नहीं उसकी एंजल उसे किस बात की सजा देना चाहती है। पहले खुद को चोट पहुंचाए, अब पता नहीं आसमान में उड़ाकर क्या दिखाना चाहता है। अचानक वहां एक भयानक चीख से पूरा आसमान भर गया, ऐसा लग रहा था जैसे कुछ बहुत भयानक हुआ था और उसकी के बाद ऐसा लग रहा था जैसे आसपास का सब कुछ रुक गया है। हर चीज पल भर के लिए अपनी जगह जम गई थी। अब आगे अभी दक्षिता ने चोपर को स्टॉप भी नहीं किया था। दक्षिता अभी फ्लाई के लिए सेटिंग चेक रही थी। अचानक प्रिंस एक चीख के साथ बंदर के बच्चे की तरह गोद में आकर बैठ गया। कुछ पल के लिए दक्षिता को समझ नहीं आया कि अभी क्या हुआ। प्रिंस की स्पीड इतनी फास्ट थी कि दक्षिता के हाथ जहां थे वहीं रुक गए। वही जो पायलट और बॉडीगार्ड चॉपर के बाहर खड़े थे वो सब अपनी जगह पर रुक गए। ऐसा लगा जैसे कुछ पल के लिए सब कुछ थम गया हो। दरअसल प्रिंस की इमेजिनेशन में चॉपर आसमान में फ्लाई करने लगा। अचानक चॉपर का फैन टूट गया, चॉपर ही नीचे गिर रहा है, जिस वजह से प्रिंस डर गया। उसको इमेजिनेशन में अभी यह भी पता नहीं चला वो कब चॉपर में बैठा और चॉपर बस हेलीपैड पर ही खड़ा था। प्रिंस की हालत देखकर दक्षिता को हंसी आ रही थी। प्रिंस का सिर सहलाते हुए प्यार से बोली, बच्चा अभी चॉपर को स्टॉप भी नहीं किया, आप पहले ही डर गए। मुझे अब यकीन हो गया कि आप मुझे फ्लाई नहीं करने दोगे। हम लोग पीछे बैठते हैं, पायलट को ही फ्लाई करने देते हैं। आपको ऊंचाई से अभी डर लग रहा होगा, क्यूटी आज़ादी से आसमान में खुली सांसें लेकर नीचे के देखोगे। लाइफ के सुख दुख दर्द से अलग आपको सुकून महसूस होगा। आप भी एक आज़ाद पंछी की तरह आसमान में उड़ रहे हैं। प्रिंस ने दक्षिता की कमर की चारों ओर अपने पैर डालकर गर्दन को अपनी दोनों बाहों से कसकर पकड़ अपना चेहरा उसकी गर्दन में छोटे बच्चे की तरह छुपा रखा था। दक्षिता की बात सुनकर डरा सहमा प्रिंस रूंधी हुई आवाज में बोला, एंजल क्यूटी को नहीं आज़ाद होना, मुझे आपके साथ रहना है। प्लीज़ एंजल आसमान में नहीं जाना, मुझे बस आपकी बाहों में रहना है। मुझे बहुत डर लग रहा है। एंजल प्लीज़ घर चलो ना, मुझे घर जाना है। प्रिंस अब रोने वाला प्रिंस मुश्किल से अटकते हुए बोलाएं, जेल मैं नेकू छग ल तक किया है तो आ ई मसो री मैं 2 12 का भी है सीगल 3 ही करूं ग मु झे हा छोटी समय न ही बैठ नाय हटू टजा ए गाओ रह म कोल ग जा एगी ह म र जा एंगे जेल मु झे नहीं जा नामू झे न ही मर नामू झे ब स पकिपा सर हना है। प्रिंस की हालत देखकर दक्षिता के दिल में तेज दर्द महसूस हुआ। उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रिंस के हर एक शब्द से उसके दिल में कोई छेद कर रहा हो। उसे बेइंतहा दर्द हो रहा था। प्रिंस की मासूमियत पर उसे प्यार और हंसी दोनों आ रही थी। दक्षिता के होठों पर प्यारी सी स्माइल आ गई। दक्षिता ने कसकर प्रिंस को अपनी बाहों में भरकर वो चॉपर की सेटिंग एरिया में बैठ गई। पायलट को चॉपर में बैठने का इशारा किया। पायलट ने कुछ ही सेकंड में चॉपर को आसमान में उड़ा दिया। प्रिंस चॉपर की फ्लाई से बेखबर दक्षिता की गर्दन में अपना चेहरा छुपाए दक्षिता से घर जाने जिद कर रहा था। दक्षिता प्यार से प्रिंस का सिर सहलाते हुए बोली, बच्चा प्लीज रोना नहीं, और मेरे क्यूटी को क्या अपनी एंजल पर भरोसा नहीं है? आपको पता है एंजल हमेशा आसमान में उड़ती है। आप नहीं देखना चाहते कि आसमान में खूबसूरत पंछी और बादल करीब से कितने खूबसूरत लगते हैं? प्रिंस को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा था, उसका बस डर के मारे बुरा हाल था। दक्षिता ने प्रिंस का चेहरा अपनी गर्दन से निकालकर अपने चेहरे के पास लाकर दोनों हाथों में प्रिंस का छोटा सा क्यूट सा चेहरा भरकर ध्यान से प्रिंस का चेहरा देखती है। प्रिंस बच्चों की तरह अपनी आंखें जोर से भींचकर धीरे धीरे डर के मारे कांपते हुए अपने में ही बड़बड़ा रहा था। प्रिंस के लाल होंठ भी डर के मारे कांप रहे थे। दक्षिता प्यार से प्रिंस के क्यूट चेहरे को निहार बोली, क्यूटी क्या आपको एंजल पर भरोसा नहीं है? आपकी एंजल आपको कुछ भी नहीं होने देगी।
आपको पता है ना एंजल्स के पास कितनी पावर होती है। आपने की मनमानी नहीं बताया, एंजल तो आसमान में उड़ भी सकती हैं। फिर आप इस तरह क्यों डर रहे हैं? प्लीज ओपन योर आइज। ये सुनकर प्रिंस बच्चों की तरह ना में सिर हिलाने लगा तो दक्षिता दोबारा प्यार से बोली, क्यूटी प्लीज। ये सुनकर प्रिंस धीरे से अपनी आंखें खोलता है। अभी भी प्रिंस बहुत डरा हुआ था। प्रिंस की नजरें दक्षिता की कॉन्फिडेंस से भरी नजरों से जा मिली। पता नहीं प्रिंस को दक्षिता की नजरों में ऐसा क्या दिखा कि वो एकटक दक्षिता की आंखों में देखने लगा। वही दक्षिता भी प्रिंस की आंखों में देख रही थी। उन दोनों को देखकर लग रहा था जैसे वो एक दूसरे में खो गए हैं। दक्षिता की नज़र प्रिंस के काम पर हुए होठों पर गई। दक्षिता ने आगे बढ़कर अपने गुलाबी होंठ प्रिंस के लाल होठों पर रखकर उन्हें शक करने लगी। वही प्रिंस सब कुछ कर दक्षिता में पूरी तरह खो गया था। वो अपने होंठ चलाकर दक्षिता की किस का रिस्पांस करने लगा। प्रिंस ने धीरे से दक्षिता की सिल्की बालों को अपनी मुट्ठी में भरा। पहली बार प्रिंस दक्षिता को वाइल्डली किस करने लगा। प्रिंस दक्षिता के होठों को सक और बाइट कर रहा था। वही दक्षिता भी प्रिंस के होठों को प्यार से सक कर रही थी। प्रिंस की किस में वाइल्डनेस आज दक्षिता को महसूस हो रही थी, जिस वजह से उसका दिल जोरों से धड़क रहा था। प्रिंस अपने अंदर का डर निकालने के लिए वाइल्ड हो गया है। दक्षिता प्रिंस का पूरा साथ दे रही थी। प्रिंस ने दक्षिता के मुंह में अपनी जीभ एंटर करने की कोशिश की। दक्षिता ने धीरे से अपना मुंह खोल दिया। दक्षिता के मुंह खोलते ही प्रिंस की जीभ दक्षिता के मुंह में चली गई। दक्षिता को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मीठा सा सॉफ्ट सा जेली मुंह में आ गया हो। दक्षिता प्रिंस की जीभ को शक करने लगी। अपनी जीभ प्रिंस के मुंह में उम्मीद से डाली कि प्रिंस की जीभ इतनी मीठी और सॉफ्ट है तो उसका मुंह तो और भी ज्यादा सॉफ्ट होगा। दक्षिता ने प्रिंस को पहले भी किस किया था, लेकिन आज एक अलग ही एहसास था। पहले दक्षिता प्रिंस की तरह सिर्फ अट्रैक्टिव थी, अपने प्यार का एहसास नहीं था। लेकिन आज दक्षिता को पूरा एहसास था। उसकी लाइफ का सोलमेट, प्यार, जिंदगी, दिल की धड़कन और सांसें, सब कुछ उसकी गोद में मौजूद मासूम सा छोटा सा बच्चा ही है। आज दक्षिता के अलग ही इमोशन थे, जिस वजह से प्रिंस की किस से दक्षिता को अलग ही फील हो रहा था। दक्षिता को आज किस करते वक्त अपने दिल और पेट में तितलियां उल्टी हुई सी महसूस हो रही थी। उसकी पूरी बॉडी में गुदगुदी महसूस हो रही थी। दक्षिता को प्रिंस के मुंह का टेस्ट भी एकदम मीठा और अपना सा लगा। प्रिंस और दक्षिता 15 मिनट तक किस करते हैं। उसके बाद जब दोनों को सांस लेने में दिक्कत होती है तब प्रिंस और दक्षिता एक दूसरे से अलग होते हैं। प्रिंस और दक्षिता हौंफते हुए एक दूसरे की आंखों में एकटक देख रहे थे। आज प्रिंस को भी पता नहीं क्या हुआ। प्रिंस ने कुछ देर दक्षिता की आंखों में देखा और फिर वह अपने होंठ दक्षिता के फोरहेड पर रख देता है, जिस वजह से दक्षिता की आंखें बंद हो जाती है। दक्षिता की बंद आंखों को देखकर प्रिंस उसकी की पलकों को चूम लेता है। दक्षिता के छोटे से नाक पर अपने होंठ रख देता है। फिर दक्षिता के गुलाबी गालों को देख प्रिंस हल्के से दोनों गालों को बाइट करता है। फिर दक्षिता के पिंक गुलाबी होठों को देखता है, जहां दक्षिता अपने होंठ खोलकर हल्के हल्के सांस ले रही थी, जिस वजह से गुलाबी होंठ फड़फड़ा रहे थे। प्रिंस आगे बढ़कर उसके गुलाबी होठों पर भी एक बेबी किस करता है। फिर दक्षिता की चीन को हल्के से बाइट करता है। दक्षिता को ऐसा लग रहा था जैसे प्रिंस उसके अंदर के रोम रोम में बस गया हो। प्रिंस फिर दक्षिता की लंबी और सुराहीदार गर्दन को देखता है तो पता नहीं क्यों प्रिंस को ऐसा लगता है जैसे वो अपनी एंजल की गर्दन को अपने होठों से छू ले। आगे बढ़कर दक्षिता की गर्दन पर अपने होंठ चलाने लगता है। उसको दक्षिता के अंदर से आती हुई मीठी सी खुशबू बहुत ज्यादा पसंद आ रही थी, इसीलिए प्रिंस गहरी सांसें लेते हुए दक्षिता की गर्दन पर अपनी होंठ चला रहा था। दक्षिता को ऐसा लग रहा था जैसे प्रिंस उसके अंदर झांक लेना चाहता हो। दक्षिता को आज प्यार, प्योरिटी और सुकून का एहसास मिल रहा था। इधर प्रिंस अपने डर की वजह से सब कुछ कर रहा था, उसे पता नहीं क्यों, लेकिन दक्षिता को इस तरह प्यार करके अपने अंदर के डर की जगह अब सुकून महसूस हो रहा था। अचानक प्रिंस दक्षिता की सॉफ्ट गर्दन को महसूस कर उस पर बाइट कर लेता है। दक्षिता की सिसकी निकल जाती है। वो मदहोशी में सिसक बोली, आह क्यूटी। प्रिंस को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर में उसका खून 4 गुना तेजी से दौड़ने लगा। पता नहीं पर दक्षिता की सिसकी में क्या जादू था, प्रिंस की पूरी बॉडी गर्म हो गई। प्रिंस का प्राइवेट पार्ट भी हरकत में आ गया। प्रिंस और कसकर दक्षिता से लिपट गया। वो तेजी से अपनी होंठ दक्षिता की गर्दन पर चलाने लगा। दक्षिता की गर्दन को प्रिंस कभी कभी हल्के बाइट कर रहा था। दक्षिता को प्रिंस के इस तरह की हमले की उम्मीद नहीं थी। वो अपनी सिसकियों को कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। प्रिंस दक्षिता किस करके थक जाता है, तब वो ध्यान से दक्षिता की गर्दन से अलग होकर दे उसके छोटे से चेहरे को निहारने लगता है। प्रिंस को अपने अंदर अलग फीलिंग महसूस हो रही थी। प्रिंस को ऐसा लग रहा था जैसे वो दक्षिता को अपने अंदर समा लेना चाहता हो। ये फीलिंग उसके दिल से आ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे दक्षिता को कसकर बाहों में भरकर अपने अंदर समा ले। प्रिंस की पकड़ दक्षिता के ऊपर कसती जा रही थी, जिसे महसूस कर दक्षिता भी धीरे से अपनी आंखें खोलती है। दक्षिता प्रिंस की आंखों में अजीब सी फीलिंग को महसूस कर शर्म के मारे झुक जाती है। आज पहली बार दक्षिता को प्रिंस को ऐसे देखकर अलग सी शर्म महसूस हो रही थी।
जिस वजह से दक्षिता के गाल और चेहरा एकदम सुर्ख लाल हो गए थे। प्रिंस का दिमाग उसके कंट्रोल में कुछ भी नहीं था, वो तो बस एक अलग ही जुनून में खोया हुआ था। दक्षिता अपनी नजरें झुकाए तिरछी नजरों से प्रिंस को देखने की कोशिश करती है। वही प्रिंस की नजरें दक्षिता के लाल पर चुके चेहरे पर थी। प्रिंस को पता नहीं क्यों दक्षिता का लाल चेहरा अपनी ओर खींच रहा था। प्रिंस दक्षिता को दोबारा किस करने के लिए झुकने ही वाला था, तभी दक्षिता ने प्रिंस का चेहरा हल्के हाथों से पकड़ा और खिड़की की तरफ घुमा दिया। जैसे ही प्रिंस की नज़र खिड़की के बाहर गई, वो अपनी जगह पर जम गया। प्रिंस ने देखा कि बाहर का नज़ारा एकदम से बदल गया। आसमान में छोटे सफ़ेद बादल उसके चारों ओर घूम रहे हैं। आसमान में कुछ दूरी पर पंछी उड़ रहे हैं। नीला आसमान साफ दिख रहा है, जिसे ऐसा लग रहा था जैसे वो बादल पर खड़ा अपने आसपास देख रहा हो। प्रिंस की आंखें खूबसूरत नज़ारे से हटी नहीं रही थी। अचानक प्रिंस को महसूस हुआ कि वह लोग चौपर में है और चौपर आसमान में उड़ रहा है। साथ ही चौपर के आगे की ओर की वजह से सब धीरे धीरे पीछे छूट रहे थे। फिर अलग अलग नज़ारे सामने आ रहे थे। प्रिंस को ऐसा लग रहा था जैसे वो हेवन में आ गया हो। तभी दक्षिता ने धीरे से खिड़की के पास आकर प्रिंस को नीचे देखने का इशारा किया तो प्रिंस ने नीचे देखा और ज़्यादा सरप्राइज हो गया। नीचे का चारों तरफ हरियाली, उसके के बीच छोटे पहाड़, घर और छोटी बिल्डिंग बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। प्रिंस ने इतना खूबसूरत नज़ारा कभी नहीं देखा था। प्रिंस की आंखें सितारों की तरह चमक रही थी। प्रिंस एक्साइटेड होकर बच्चों की तरह झुककर नीचे की ओर देखने लगा। दक्षिता प्यार से मुस्कुराते हुए बोली, क्यूटी, इनको करीब से एंजॉय करना चाहते हो क्या? ये सुनकर प्रिंस बच्चों की तरह हाँ में सिर हिलाता है। ये देखकर दक्षिता अपनी सीट के पास के ड्रॉर से एक बैग निकालती है। फिर हेडफोन चालू करके पायलट से बोली, अरुण, चॉपर को थोड़ा नीचे की ओर ले लो। ये सुनकर पायलट अरुण बोला, यस बॉस। दक्षिता ने आगे ऑर्डर दिया और बोली, जब तक मैं तुम्हें ऑर्डर नहीं देती इसे धीरे धीरे नीचे की ओर ले जाते रहो। अरुण दोबारा बोला, यस बॉस। प्रिंस कंफ्यूजन दक्षिता को देख रहा था। कभी उस बैग को देखता प्रिंस को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। वह अभी समझने की कोशिश कर रहा था अब उसकी एंजल कौन सा धमाका करने वाली है। आज प्रिंस पहले बहुत डर चुका था, अब दक्षिता के अगले मूव को सोचकर ही टेंशन हो रही थी। प्रिंस थोड़ा दक्षिता को डरी हुई नजरों से देखते हुए बोला, एंजल आप क्या करने वाली हो? प्रिंस का सवाल सुनकर दक्षिता डेविल स्माइल के साथ प्रिंस को देखती है। हेलो रीडर्स, 100 चैप्टर हो गए हैं लेकिन आप लोगों का अभी भी ठंडा ही रिस्पांस आता है। यार इतना भी क्या किसी से रिक्वेस्ट करवाना प्लीज यार, कमेंट कर दिया करो। CH102 आहिस्ता आहिस्ता हम तुम्हारे हुए। व्हाइट मेंशन में भावेश के रूम के बाहर कीर्ति ने व्हाइट शॉर्ट्स कट और पिंक क्रॉप टॉप में अपने बालों के मैसी बन में बाबी डॉल से कम नहीं लग रही थी। कुछ बाल छोटे से गोल चेहरे पर भी आ रहे थे। कीर्ति इस लुक में बाबी डॉल और टीनेजर स्कूल गर्ल की तरह लग रही थी। कीर्ति ने अपने पैरों में घर की स्लीपर डाली हुई थी। कीर्ति आज घर पर रहने वाली है। कीर्ति ने मेडिकल सेमिनार की वजह से 15 दिन की छुट्टी ली थी। कीर्ति ने भावेश के बिहेवियर को देख सेमिनार से जल्दी ही लौट आई। अब 5 दिन घर रहकर भावेश के साथ क्वालिटी टाइम बिताना चाहती थी, साथ ही भावेश की नाराजगी भी दूर कर देना चाहती थी। कीर्ति को पता नहीं क्यों लग रहा था जैसे उससे कुछ गलती हुई है। वो कुछ दिनों से एक दूसरे के करीब आ रहे थे, जैसे वो भावेश की तरफ 4 कदम बढ़ा रही है, भावेश उसकी तरफ 1 कदम बढ़ा रहा है, जिसे कीर्ति को भरोसा था जल्द ही भावेश भी उसे लाइक करने लगेगा। शायद भावेश को उससे प्यार हो, उसका एहसास ना हो। ये सोच कीर्ति खुश थी। दक्षु के ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भावेश का बिहेवियर चेंज हो गया था। भावेश ने सबसे अचानक से दूरी बनानी शुरू कर दी थी। अब वो बस प्रिंस से बात करता था, फिर दक्षिता के बातों का जवाब देता था, लेकिन दक्षिता से भी पहले की तरह कोई उम्मीद नहीं रखता था। भावेश दक्षिता से भी सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए बातें करता था। पहले भावेश हमेशा दक्षिता को चमकती हुई आंखों में बच्चों की तरह उम्मीद से दक्षिता को देखता। दक्षिता उसे भी एक छोटे भाई की तरह प्यार दे, वह भी बचपन से ही बिना माँ बाप का बच्चा था। भावेश भी 19 साल का मासूम बच्चा था। वही प्रिंस प्यो और बुराई को ना समझने वाला मासूम बच्चा था। वही भावेश ने दुनिया की बुराइयों का सामना किया था। इस वजह से भावेश ने मतलबी दुनिया से बचने के लिए अपनी मासूमियत को दबाकर मैच्योर और हार्टलेस इंसान बनने की कोशिश करता था। कीर्ति रूम के दरवाजे के बाहर खड़ी कभी दरवाजे को देखती तो कभी हाथ बढ़ाकर दरवाजे को नॉक सोचती, फिर बिना नॉक किए हाथ हटा लेती। अंत में कीर्ति ने दरवाजे को नॉक किया। रूम से कोई भी आवाज नहीं आई। 2-3 बार ऐसा किया, रूम के अंदर से आवाज नहीं आई। कीर्ति ने दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया, वह दरवाजा खुल गया। वो रूम के अंदर गई। रूम में कोई भी नहीं था। कीर्ति की नज़र की बालकनी के डोर पर गई जो खुला हुआ था। उसे यकीन हो गया भावेश बालकनी में ही है। भावेश बालकनी में बैठा कुछ सोच रहा था। उसके सामने टैबलेट रखा हुआ था जिस पर कुछ अजीब सी डिजिट मौजूद थे और वो डिजिट बार बार आ जा रहे थे, लेकिन उसका ध्यान अपने टैबलेट पर ना होकर कहीं और था। वो अपनी सोच में गुम था। भावेश बिना इमोशन के सामने देखकर कुछ सोच रहा था। उसे किसी के कदमों की आवाज आती है।
वो जल्दी से अपना टैब ऑफ कर देता है। वो शांति से गर्दन झुकाकर बैठ जाता है। बालकनी का कर्टन हटता है। वो कदम धीरे धीरे करीब आने लगते हैं। कुछ देर में सामने ब्लू कलर की होम स्लीपर दिखाई देती है। भावेश की नज़र स्लीपर में मौजूद गोरे और सेक्सी पैरों पर उसकी नज़र पड़ी तो भावेश ने अपनी नज़रें धीरे से खूबसूरत पैरों को देखते हुए ऊपर की तरफ उठाना शुरू किया। वो पैर लंबे और सेक्सी लड़की के पैरों में बदल गए। प्रिंस की नज़र घुटनों से होते हुए थाई तक पहुंच गई। अचानक भावेश को अपने मन में अजीब सी बेचैनी होने लगी। उसकी सांसें तेज हो गई, शरीर में ब्लड सर्कुलेशन उल्टी दिशा में तेजी से बहने लगा। जैसे भावेश की नज़रें ऊपर जा रही थी, वैसे ही भावेश के दिल की धड़कन और सांसें बढ़ती हुई महसूस हो रही थी। भावेश के नर्वसनेस होकर ऊपर देखा, व्हाइट कलर की शॉर्ट स्कर्ट दिखी। भावेश ने राहत की सांस ली। कुछ सेकंड में भावेश का गला पूरी तरह सूख गया। भावेश ने जल्दी से पास ही पड़ी टेबल से पानी का ग्लास उठाया और एक घूंट में सारा पानी पी गया। भावेश ने पानी पीते हुए अपनी नजरें ऊपर उठाई। उसकी नजरों के सामने गोरी पतली सी मखमली कमर थी। उसके बीच बहुत खूबसूरत गोल आकार की नाभि थी। उसे देखकर भावेश जो पानी पी रहा था, वो बुरी तरह खांसते हुए पूरा पानी कीर्ति की कमर पर थूक देता है। भावेश कीर्ति की कमर को अजीब नजरों से घूरते हुए बुरी तरह खांसने लगता है। भावेश की नजरें अभी भी कीर्ति की कमर पर थी। कमर और स्कर्ट पर पानी गिरने से पानी व्हाइट स्कर्ट के अंदर और बाहर से गिला कर चुका था। साथ ही उसकी कमर पर पानी की बूंदें मोती की तरह चिपक चुकी थी। कीर्ति बहुत ही ज्यादा सेक्सी लग रही थी। भावेश की खांसी बढ़ती जा रही थी। कीर्ति परेशान होकर जल्दी से भावेश की पीठ सहलाने लगती है, जिस वजह से कीर्ति भावेश के और ज्यादा करीब आ गई थी। अब भावेश की होंठों और कीर्ति की कमर के बीच कुछ इंच का ही फासला था। आहिस्ता आहिस्ता, ऐसे दिल को किसी ने छुआ ही नहीं, ऐसे दिल को किसी ने छुआ ही नहीं जैसे अब हो रहा है, हुआ ही नहीं। ये गाना भावेश के दिल में बज रहा था। भावेश कीर्ति की अट्रैक्टिव बॉडी में पूरी तरह खो गया था। वही कीर्ति परेशानी भरी नजरों से उसे देख रही थी। उसे समझ में नहीं आ रहा कि भावी इस तरह पानी कैसे पी रहा था, इतनी बुरी तरह खांस रहा है। कीर्ति साथ ही भावेश को डांट कर बोली, बेबी ऐसे पानी कौन पीता है, आप आराम से भी पी सकते थे, मैं कौन से आपका पानी छीन रही थी। तभी भावेश ने कीर्ति के ऊपर से अपनी नजरें हटाकर अपने पास से पिलो उठाकर कीर्ति की स्कर्ट पर रख देता है। ये देखकर कीर्ति कंफ्यूजन में भावेश को देखती है। फिर वो पिलो उठाकर अपनी स्कर्ट देखती तो उसका चेहरा शर्म से लाल हो जाता है। उसे बहुत ज्यादा शर्मिंदगी फील हो रही थी। इसके साथ ही भावेश की छोटे से जेस्चर कीर्ति के दिल की धड़कनें बढ़ा दी और उसके दिल में भी गाना बजने लगा। इश्क करते हो तो फिर जताया करो, इश्क करते हो तो फिर जताया करो, राज दिल हमसे यूं न छुपाया करो, आहिस्ता 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 हम तुम्हारे हुए, आहिस्ता आहिस्ता हम तुम्हारे हुए। कीर्ति शर्म की वजह से अपने पीछे मौजूद चेयर पर बैठ जाती है। अपनी नजरें चुराते हुए कुछ बोलने की कोशिश कर रही थी। कीर्ति अच्छी तरह जानती थी वह अभी यहाँ से चली गई तो फिर कभी भावेश से इस बारे में बात नहीं कर पाएगी। भावेश ने अपनी नज़र उठाकर देखा तो कीर्ति के मासूम चेहरे को देखते ही उसमें खो गया। कीर्ति भावेश की नज़रें अपने ऊपर महसूस कर उसका चेहरा शर्म से और ज्यादा लाल हो गया। यूं ना नज़रों से हमको चुराया कर, देखकर हम तुम्हें फना हो गए, यूं ना चेहरे से जुल्फे हटाया करो, आहिस्ता आहिस्ता तकते हैं जब तुमको चुप चुप के धड़कन चले मेरी, रुक रुक के तकते हैं जब तुमको चुप चुप के धड़कन चले मेरी, रुक रुक के पास रहते हो तुम मेरे, दिल बन के चैन लूंगा तुझे हासिल करके। अभी भावेश और कीर्ति एक दूसरे में खोए हुए ही थे। अचानक ही कीर्ति का फोन बज उठा। उसने जब फोन पर नंबर देखा, मिसेज सिंह का फोन आ रहा था। कीर्ति ने फोन उठाते हुए कहा, हेलो आंटी जी कैसी हैं आप, उधर कुछ कहा गया। थोड़ी देर बाद सुनने के बाद कीर्ति बोली, किन्नू भैया ठीक तो है ना। अचानक वहां का रोमांटिक और सुकून पहुंचाने वाला माहौल फीका पड़ने लगा। कीर्ति भी सीरियस होकर फोन पर बातें सुन रही थी। वही भावेश को हॉस्पिटल की सारी बातें याद आ रही थी। भावेश को खुद के ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। वह कैसे कीर्ति की तरफ अट्रैक्ट हो सकता है, जो इस मतलबी लड़की से कैसे प्यार कर सकता है। भावेश ने अपने मन में कहा, वो कीर्ति से प्यार नहीं करता, वो बस थोड़ी देर के लिए सब कुछ भूलकर बहक गया था। तभी कीर्ति अचानक उठी और पिलो अपनी स्कर्ट छुपाते हुए भावेश से माफी मांगते हुए वहां से जल्दी ही निकल जाती है। कीर्ति के बीच में ही जाने से भावेश को बहुत बुरा लगता है, लेकिन भावेश ऐसे दिखाता है जैसे उसे कीर्ति के होने और ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। बात दिल की जरा तुम सुना तो करो, हाँ बात दिल की जरा तुम सुना तो करो, जान हाजिर है तुम बस इशारा करो, आहिस्ता 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 हम तुम्हारे हुए। आसमान में चोपर बादलों से गुजरते हुए नीचे की ओर आ रहा था। चोपर के अंदर दक्षिता ने सेफ्टी बेल्ट खुद पहने और प्रिंस को अपने पास खींचकर पीछे से बाहों में भरते हुए सेफ्टी बेल्ट पहनाती और स्कूल बैग जैसा बैग अपनी पीठ पर टांगकर प्रिंस की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, क्यूटी क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा है। ये सुनकर प्रिंस अपनी आंखों में खौफ के साथ हाँ में सिर हिलाता है। दक्षिता ने पायलट अरुण को सर्द आवाज में ऑर्डर देते हुए कहा, सीधे फ्लाई करो अरुण। ये सुनकर अरुण दक्षिता की बात मानकर एक ट्रेंड आर्मी ऑफिसर की तरह बोला, यस बॉस। दक्षिता ने गहरी सांसें ली। वही प्रिंस अपना सर पीछे की तरफ घुमाकर दक्षिता को अभी भी खौफ भरी नजरों से देख रहा था।
उसे समझ में नहीं आ रहा था उसकी एंजल आगे क्या करने वाली है। तभी दक्षिता ने चोपर का दरवाजा खोल दिया, जिससे ठंडी हवा का झोंका चोपर के अंदर आया, जिसे महसूस कर प्रिंस अपनी गर्दन घुमाकर उस तरफ देखने ही वाला था। दक्षिता ने प्रिंस का चेहरा एक हाथ से पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। चोपर की दरवाज पकड़कर नीचे की ओर छलांग मार दी। प्रिंस और दक्षिता नीचे की ओर गिर रहे थे। दक्षिता प्रिंस को नीचे नहीं देखने दे रही थी, अपनी तरफ देखने के लिए मजबूर कर रही थी। फिर दक्षिता अपना दूसरा हाथ बढ़ाकर एक बटन ऑन कर देती है, जिसे पैराशूट खुलकर आसमान में फैल जाता है। दोनों नीचे गिरने की जगह आसमान में उड़ते हुए धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ रहे थे। दक्षिता प्रिंस को छोड़ते हुए बोली, क्यूटो तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हें कभी कुछ भी नहीं होने दूंगी। इस मूवमेंट को एंजॉय करो, अपने हाथ फैलाकर अपने आप को एक आज़ाद पंछी की तरह आसमान में उड़ता हुआ महसूस करो। ये सुनकर प्रिंस अपना सर घुमाकर नीचे देखता है। नीचे देखकर एक पल के लिए प्रिंस के दिल की धड़कन रुक जाती है। वह घूर घूर कर नीचे देख रहा था। फिर अचानक एक जोरदार चीख आसमान में गूंज गई। प्रिंस की आंखें भी नम हो गई। प्रिंस की चीख सुनकर दक्षिता कसकर अपनी आंखें बंद करती है। प्रिंस को अपनी बाहों में जकड़ते हुए उसके कान पर धीरे से काटते हुए बोली, क्यूटी डरो मत, बस हवाओं को फील करो, अपनी आंखें बंद करो और अपने हाथों को फैलाकर इस मूवमेंट को फील करो। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना। प्रिंस दक्षिता की बात सुनकर अपने कान पर उसके होठों का टच महसूस कर अपनी जगह पर जम गया और उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। वो अपनी ऊंचाई का डर भूलकर दक्षिता की मदहोश कर देने वाली आवाज में खो गया था। प्रिंस ने धीरे धीरे खुद को शांत करता है, फिर अपनी आंखें बंद करके जब दक्षिता ने जैसा कहा था वैसा करता है। अचानक प्रिंस को बहुत ही अच्छा लगने लगता है। प्रिंस धीरे से बोला, एंजल हम नीचे गिरेंगे तो नहीं ना। ये सुनकर दक्षिता प्यार से प्रिंस के गाल पर किसकर बोली, क्यूटी मुझ पर भरोसा रखो, मैं आपको कभी कुछ भी नहीं होने दूंगी, हमेशा प्रोटेक्ट करूंगी। मुझे पता है आपने हमेशा बंदिशों भरी जिंदगी देखी है। मैं आज आपको खुले आसमान में सारे बंदिशों को तोड़कर एक खुले आसमान में अपने हाथ पैर फैलाकर सुकून महसूस करने का मौका देना चाहती हूँ। मैं आपको इतनी खुशियाँ देना चाहती हूँ। इस दुनिया में हर कोई आपकी खुशी से जले, लेकिन वो कभी आपकी खुशियों पर नजर ना लगा पाए। मैं दुनिया की बुरी नज़र से आपको प्रोटेक्ट करूंगी। पता है, मैं आपको ये फील करवाना चाहती हूँ, अब आपके लिए कोई भी बंदी से नहीं है, आप बिल्कुल आज़ाद है, एक पंछी की तरह आज़ादी से अपनी उड़ान भर सकते हैं। ये सुन प्रिंस की आंखें नम हो गई और वह अपना सर घुमाकर दक्षिता के होठों पर बेबी किस करता है। दक्षिता का चेहरा प्रिंस कान के पास था। वह दोनों एक दूसरे को आसानी से देख पा रहे थे। धीरे धीरे उनका पैराशूट नीचे उतर जाता है। प्रिंस और दक्षिता अपनी सेफ्टी बेल्ट हटाते हैं, फिर एक दूसरे के सामने खड़ा होकर एक दूसरे को देख रहे थे। अचानक प्रिंस दौड़कर एक बच्चे की तरह दक्षिता से लिपट जाता है, फिर रोते हुए बोला, एंजल आज पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं आज़ाद हूँ, मेरे आसपास कोई भी बंदी से नहीं है। पता है, बचपन से ही मैं ये सुनता आ रहा था, प्रिंस आपको यह नहीं करना, प्रिंस आपको वह नहीं करना, मुझे एक रूम में कैद करके रखा गया। अचानक दक्षिता के कान में एक जोरदार चीख की आवाज आई। दक्षिता ने झट अपनी आंखें खोली। उसने देखा वह प्रिंस को बाहों में भरकर अभी भी आसमान में है। प्रिंस बच्चों की तरह खुश होते हुए ताली बजाकर उसे बोला, देखो एंजल, हम नीचे जा रहे हैं, ये देखो कितना अच्छा है। एंजल देखो, वह पहाड़ कितने छोटे दिख रहे हैं, वो घर भी देखो छोटा दिख रहा है, सब कुछ हरा भरा दिख रहा है। एंजल देखो कितना मजा आ रहा है। एंजल मैंने पहले कभी यह नहीं किया, बहुत अच्छा है। एंजल पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, अब मजा आ रहा है। एंजल हम इसे एक बार और फिर करेंगे, एंजल प्लीज एक बार और करेंगे ना। अगली बार मैं भावी को भी लेकर आऊंगा। भावी भी पहले आसमान में नहीं उड़ा। ये सुनकर दक्षिता अपने होश में आ गई। अपने मन में बोली, इस मासूम को तो बंदिशी से आज़ादी के बारे में कुछ नहीं पता, ये बस बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों में ही खुश हो जाता है। दक्षिता अभी तक सपना देख रही थी। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH103 प्रिंस का गायब होना अब तक आपने पढ़ा। अचानक प्रिंस दौड़कर एक बच्चे की तरह दक्षिता से लिपट जाता है, फिर रोते हुए बोला, एंजल आज पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि मैं आज़ाद हूँ, मेरे आसपास कोई भी बंदी से नहीं है। पता है, बचपन से ही मैं ये सुनता आ रहा था, प्रिंस आपको यह नहीं करना, प्रिंस आपको वह नहीं करना, मुझे एक रूम में कैद करके रखा गया। अचानक दक्षिता के कान में एक जोरदार चीख की आवाज आई। दक्षिता ने झट अपनी आंखें खोली। उसने देखा वह प्रिंस को बाहों में भरकर अभी भी आसमान में है। प्रिंस बच्चों की तरह खुश होते हुए ताली बजाकर उसे बोला, देखो एंजल, हम नीचे जा रहे हैं, ये देखो कितना अच्छा है। एंजल देखो, वह पहाड़ कितने छोटे दिख रहे हैं, वो घर भी देखो छोटा दिख रहा है, सब कुछ हरा भरा दिख रहा है। एंजल देखो कितना मजा आ रहा है। एंजल मैंने पहले कभी यह नहीं किया, बहुत अच्छा है। एंजल पहले मुझे बहुत डर लग रहा था, अब मजा आ रहा है। एंजल हम इसे एक बार और फिर करेंगे, एंजल प्लीज एक बार और करेंगे ना। अगली बार मैं भावी को भी लेकर आऊंगा। भावी भी पहले आसमान में नहीं उड़ा।
ये सुनकर दक्षता अपने होश में आ गई, अपने मन में बोली मेरे मासूम क्यूटी को तो बंदिशी से आज़ादी के बारे में कुछ नहीं पता, ये बच्चों की तरह छोटी छोटी बातों में ही खुश हो जाता है। दक्षता अभी तक सपना देख रही थी। अब आगे फिर दक्षता और प्रिंस दोनों कुछ देर बातें करते हैं, फिर दोनों चॉपर में बैठकर दोबारा से आसमान में उड़ान भरते हैं। कुछ देर बाद चॉपर दोबारा ड्रीम आइसलैंड होटल की टेरेस पर था। प्रिंस और दक्षता उसमें से बाहर निकले, फ्लेक्सी टानी डिनर टेबल का इंतजाम किया। दक्षता प्रिंस को चेयर पर बिठाकर वॉशरूम में चली गई, इतनी में पीछे से वेट्रेस खाना लेकर आई। उसने डिनर टेबल पर खाना रखना शुरू किया। तभी वेट्रेस की नज़र प्रिंस के कोमल नाजुक से शरीर को देखकर और उसकी प्यारी सी भोली सूरत को देखकर वेट्रेस के मन में लालच आ गया। वह अपनी चील जैसी आंखों से घूर घूर कर प्रिंस को देख रही थी, जैसे कोई शिकारी अपने शिकार को देख रहा हो। वेट्रेस ने प्रिंस के आसपास देखा, वहां पर कोई भी नहीं है। वह धीरे से चलकर प्रिंस के पास गई। वेट्रेस अपनी सेडिक्टिव अदा से प्रिंस को बहकाने के लिए तैयार। वह बोली, हेलो क्यूट बॉस, तुम तो बहुत ही क्यूट हो। मैंने आज तक इतना क्यूट और हैंडसम लड़का नहीं देखा। क्या आप अपनी क्यूट सी शक्ल के बारे में 2 शब्द कहेंगे? प्रिंस ब्लश करते हुए गोरे लाल कालों के साथ वेट्रेस को बोला, थैंक यू आंटी, मैं अपनी एंजल के साथ यहाँ आया हूँ। एंजल भी बहुत ब्यूटीफुल है, आप उनकी भी तारीफ करना। तो वेट्रेस को समझ में आ जाता है वह इसका फायदा अपने आप आसानी से उठा सकती है। वह वेट्रेस 30 साल की एक लेडी थी जो कि बहुत ही सालों से इस होटल के क्लब में काम करती है। इसका नाम सायरा बानो है। ये शुरुआत से ही ऐसे मासूम लड़कों लड़कियों को फंसाकर नीचे बेसमेंट में पहुंचा दी जाती है, जहां पर उन लोगों को मारकर उनके कपड़े और बाकी सब सामान बेचा जाता है। वेट्रेस सायरा बानो प्रिंस को ललचाए नजरों से देखकर बोली, वो आपकी फ्रेंड, वह आपको बुला रही है। ये सुनकर प्रिंस खुशी से वेट्रेस सायरा बानो के साथ होटल के बेसमेंट की ओर जा रहा था। वही सायरा सारी सिक्योरिटी चेक करने के बाद प्रिंस के साथ बेसमेंट में पहुंचती है। अंधेरा देखकर प्रिंस डर जाता है। प्रिंस बच्चों की तरह रोते हुए बोला, मुझे मेरी एंजल के पास जाना है, मुझे आपके साथ कहीं भी नहीं जाना, मुझे अभी के अभी घर जाना है। ये सुनकर सायरा बानो ने जबरदस्ती प्रिंस का हाथ पकड़ा और खींचते हुए सीढ़ियों से नीचे ले जाने लगी। इधर दक्षता वॉशरूम के बाहर किसी से कॉल पर बात कर रही थी। दरअसल दक्षता ने वॉशरूम का बोलकर प्रिंस को वहां छोड़कर आई थी। तभी फ्रेश होकर बाहर आई। फोन पर उसकी असिस्टेंट रूबी का फोन आने लगा। वो डीएम को ऑस्ट्रेलिया की ब्रांच संभाल रही थी। रूबी ने दक्षता को बताया कि कोई है जो उनकी पावर को चैलेंज कर रहा है। वह धीरे धीरे उनकी पावर सोर्स अपनी और करने की कोशिश कर रहा है। कई बार तो उनकी प्रॉपर्टी राइट्स भी छीनने की कोशिश कर रहा है। वह कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। वह अंधेरे में छुपा दुश्मन बहुत खतरनाक है। उसने हर बार हमारे खिलाफ जाकर कच्चा माल ऑर्डर है, जब हम है करके उनको कैंसिल करते हैं तो वह चीज़ कैंसिल नहीं होती। हमें कच्चा माल वापस देने के लिए कॉन्ट्रैक्ट पेनल्टी देनी पड़ सकती है। वो लोग बहुत ही बड़ी पेनल्टी मांग रहे हैं, वह उतनी पेनल्टी हम नहीं दे सकती। ये सुनकर दक्षता रूबी को कुछ ऑर्डर्स देती है, जिसे सुनकर रूबी बोली, यश बॉस, मैं सब कंट्रोल करने की कोशिश करती हूँ। दक्षता सर्द आवाज में बोली, इंग्लिश मूवी, मुझे कोशिश नहीं, मुझे ये काम पूरा हो जाना चाहिए, वरना तुम अपनी जॉब से रिजाइन दे सकती हो। मामूली कंपनी में काम करने वाले असिस्टेंट और डम इंडस्ट्री में काम करने वाली असिस्टेंट में कुछ तो फर्क होना चाहिए। जैसे छोटी मोटी कंपनियों की असिस्टेंट घबराकर उस प्रॉब्लम को अपने बॉस पर सोल्व करने के लिए छोड़ देती है। मैं चाहती हूँ तुम उन सब असिस्टेंट के लिए आइडल बनो। अगर तुम इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती तो प्लीज़ रिजाइन कर दो। मुझे ऐसी एम्प्लॉय असिस्टेंट की ज़रूरत नहीं जो छोटी छोटी प्रॉब्लम से घबरा जाए। ये सुनकर रूबी घबरा गई, बोली, बॉस कोशिश नहीं, आपको मैं 24 घंटे के अंदर यह प्रॉब्लम सॉल्व कर दिखाऊंगी। अगर नहीं कर पाए, मैं आपके बिना बोले आपको अपना रेजिग्नेशन लेटर दे दूंगी। ये सुनकर दक्षता ने फ़ोन कट कर दिया। तभी दक्षता को प्रिंस का ख्याल आया। प्रिंस तो बाहर अकेला ही होगा। ये सोचकर दक्षता घबरा गई और वह अपनी स्पीड से दौड़कर अपने टेबल के पास पहुंचे। वहां उसने देखा टेबल पर खाना तो था, लेकिन प्रिंस कहीं भी मौजूद नहीं था। ये देखकर दक्षता का दिल जोरों से धड़कने लगा। उसे ऐसा लग रहा था कुछ तो गलत है जो उसकी आंखों से दूर है। ये सब सोचकर दक्षता जल्दी से प्रिंस को पूरी उस फ्लो पर ढूंढती है। दक्षता अपने फ़ोन पर कुछ मैसेज करती है, अपने सिक्योरिटी को अलर्ट कर देती है। दरअसल होटल में दक्षता के भी बहुत बड़ा शेयर था, इस वजह से दक्षता भी सिक्योरिटी गार्ड्स को बाहर छोड़कर दक्षता प्रिंस के साथ अकेले ही आ गई थी। जब भी उस होटल का मैनेजर दौड़ता हुआ दक्षता के पास आया और बोला, मैम क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं? इस वक्त दक्षता के चारों ओर का और अंधेरा दिखाई दे रहा था। उसे चारों ओर एक जानलेवा चमक बिखरी हुई थी। दक्षता मैनेजर को अपनी जलती हुई नज़रों से घूरते हुए बिना किसी इमोशन के जानलेवा इरादों के साथ बोली, अभी इस फ्लो पर कौन मौजूद था? वह मेरे पार्टनर को अपने साथ ले गया, उसकी हिम्मत कैसे हुई? मैनेजर के साथ उसका एक वेटर भी आया था और उस वेटर ने जब दक्षता का सवाल सुना तो वह सर झुका मकर बोला, बॉस मैनेजर सर को नहीं पता, यहाँ मुझे आपको डिनर सर्व करना था।
तभी सायरा बानो में आए और उन्होंने कहा वह आपको डिनर करना चाहती है। ये सुनकर दक्षिता उस वेटर को तीखी नजरों से घूमने लगी। वह वेटर घुटनों के बल आकर बोला, मैं मिस सायरा बानो यहाँ पर होने वाली प्रोस्टिट्यूट के लीगल एक्टिविटी में शामिल है। उन्होंने शायद आपको पार्टनर को वहां पर पहुंचाया होगा। ये सुनकर दक्षिता की आंखों का जानलेवा इरादा था। चारों ओर बिखर गया वक्त। वह किसी से कम नहीं लग रही थी। उसकी आंखें एकदम काली हो गई थी और साथ ही उसके चेहरे पर भी कालापन नजर आ रहा था। दक्षिता ने डिनर टेबल से फ्रूट नाइफ को उठाकर सीधा मैनेजर के कंधे को निशाना बनाया। वो चाकू सीधा मैनेजर के कंधे में जा घुसा। इतने में दक्षिता के बॉडीगार्ड भी आ गए थे। दक्षिता ने ग्लव्स पहनकर हाथ आगे किया। बॉडीगार्ड 5 खूनी छोटे खंजर दक्षिता को दे दिए। दक्षिता ने उनका निशाना सीधा वेटर और मैनेजर को बनाया। वही मैनेजर के कंधों में 2 चाकू घुसे हुए थे। वेटर के 2 थाई में तो 2 कंधों में चाकू घुसे हुए थे। दोनों दक्षिता से भीख मांग रहे थे। दक्षिता जानलेवा इरादों से उन्हें देख रही थी। तभी बॉडीगार्ड में से एक हिम्मत करके बोला, बॉस हमें प्रिंस बाबा को ढूंढना है। सारे बॉडीगार्ड को सच में प्रिंस की टेंशन हो रही थी। बॉडीगार्ड्स ने सोचा वेटर और मैनेजर को बाद में भी सजा दी जा सकती है, लेकिन अगर प्रिंस बाबा के साथ कुछ गलत हो गया, वो मासूम ये सब सहन नहीं कर पाएगा। बॉडीगार्ड की बात सुनकर दक्षिता उसे ऐसे देखते हैं जैसे वह आज पहली बार उसकी बात से सहमत है। दक्षिता और कुछ बॉडीगार्ड दौड़कर लिफ्ट में जाते हैं। कुछ बॉडीगार्ड सीढ़ियों से नीचे की ओर दौड़ लगा देते हैं। लिफ्ट सीधा फर्स्ट फ्लोर पर खुलती है। सब बाहर निकलकर दौड़ते हुए बड़े से मेटल डोर की ओर जाने लगते हैं। तभी एक बॉडीगार्ड आगे बढ़कर अपनी कमर से लेजर गन निकालता है। वो जल्दी जल्दी मेटल के डोर पर शूट करने लगता है। कुछ ही देर में वह मेटल डोर सीधा अंदर की तरफ गिर जाता है। मेटल डोर के ऊपर से भागते हुए सब लोग उसके अंदर घुस जाते हैं। सबने देखा चारों तरफ अंधेरा है। बॉडीगार्ड जोर से 2 बार ताली बजाता है। वह पूरा हॉल रोशनी से भर गया था। तभी उन्हें कारपेट अपनी जगह से हटाया हुआ दिखता है। वो लोग वहां जाते हैं। एक सीक्रेट डोर दिखता है। एक बॉडीगार्ड आगे बढ़कर उस डोर को खोलता है। खुद जल्दी जल्दी आगे बढ़ने लगता है। दक्षिता भी उसके पीछे आ रही थी। वही बाकी बॉडीगार्ड दक्षिता से थोड़ी दूरी बनाकर अपनी स्पीड मेंटेन करते हुए दक्षिता के पीछे जा रहे थे। वह न तो दक्षिता से 2 मीटर की दूरी से ज्यादा थी और न ही कम। वो एकदम परफेक्ट दूरी पर चल रहे थे। वही आगे वाला बॉडीगार्ड भी अपनी 2 मीटर की दूरी मेंटेन करते हुए चल रहा था। जब भी दक्षिता की स्पीड बढ़ती तो उसकी स्पीड अपने आप ही तेज हो रही थी। कुछ ही देर में वह लोग एक बड़े से हॉल में पहुंचते हैं, जहां पर तकरीबन 50 से 7 लड़के लड़कियां घुटनों के बल बैठे थे। वहां पर 3 आदमी और एक महिला वीआईपी सीट पर बैठे थे। कुछ वेटर, होटल में काम करने वाले क्लीनर वहां पर खड़े थे। ये देखकर दक्षिता तेज नजरें पूरे हॉल में दौड़ाने लगती है, तो उसकी नज़र एक कोने में बैठे प्रिंस पर जाती है, जो कांपते हुए अपना सर झुकाकर बैठा था। दक्षिता दौड़कर प्रिंस के पास जाती है। खुद घुटनों के बल बैठकर प्रिंस का चेहरा हाथों में भरकर ऊपर उठाती है। वही सारे बॉडीगार्ड्स आगे बढ़कर दक्षिता की 2 मीटर की दूरी में जो भी लोग थे, उन्हें धीरे धीरे प्यार से थोड़ी दूरी पर बैठा देते हैं। उनके हाथ पैर खोल देते हैं। दक्षिता दी प्रिंस के हाथ पैर खोलती है। प्रिंस के मासूम चेहरे को देखा। उसके चेहरे पर उंगलियों के निशान थे। उसके हाथों और पैरों पर रची हो के निशान बन चुके हैं और एक हथेली में हल्का खून आ रहा था। प्रिंस के घाव भले ही भर गए थे, लेकिन अभी भी उसके घर अंदर से कहते थे, जिस वजह से अगर कोई जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़ता था तब उसके हाथ से खून बहने लगता था। दक्षिता प्यार से चोट लगे हाथों पर किस करती है, उसे अपने गले से लगा लेती है। प्रिंस बच्चों जैसे फूट फूट कर रोते हुए बोला, एंजल वह आंटी मुझे झूठ बोलकर मुझे यहाँ ले आई। देखो बुरी आंटी ने बहुत सारे लोगों को किस तरह बांध रखा है, इसे घुटनों के बल बैठा रखा है। एंजल इन्हें दर्द हो रहा है, पैरों में बहुत तेज दर्द हो रहा है। इन्हें भी छुड़वा दो, आंटी बहुत बुरी है, वह ऐसे कैसे कर सकती है। प्रिंस बस मासूमियत से यह सोच रहा था, उसे किस गलती की सजा मिल रही है। अगर उसे थोड़ा सा भी अंदाजा होता है कि वह सायरा उसे किस नर्क में धकेलने जा रही थी, शायद वह मासूम जिंदा लाश बन जाता। इस जगह पर मौजूद वीआईपी सीट पर बैठे और कुछ स्पेशल वेटर दक्षिता को देखकर पसीने से तरबतर हो गए और उनके हाथ पैर कांप रहे थे। उनकी आंखों में खौफ साफ दिख रहा था। उन लोगों को देखकर पता चल रहा था कि उन्हें अब कोई भी नहीं बचा सकता। अब दक्षिता इन लोगों के साथ क्या करने वाली है, जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। CH104 तेरे प्यार की कसम खाते हैं। हेलो रीडर्स, मैं आप लोगों के साथ एक बात के लिए कर देना चाहती हूँ कि मायरा और सायरा अलग अलग इंसान हैं। सायरा यहाँ एक वेटर का काम करती है, वहीं मायरा दक्षिता की बॉडीगार्ड है, जिसे दक्षिता ने उसकी जान बचाने की वजह से रखा है। सायरा इस होटल के बेसमेंट में मौजूद क्लब में होने वाली इनलीगल एक्टिविटी में शामिल है। आप लोग अनीशा की तरह कंफ्यूज मत होना। अब तक आपने पढ़ा प्रिंस अचानक वहां से गायब हो जाता है। इधर उस होटल में काम करने वाली साया प्रिंस की आइडेंटिटी से अनजान प्रिंस को इनलीगल एक्टिविटी में शामिल करने ले जाती है।
जहां बहुत सारी फीमेल और मेल प्रोस्टिट्यूट रखे जा रहे थे। इधर दक्षिता को जब प्रिंस के गायब होने की खबर मिलती है तो वो प्रिंस को हर जगह ढूंढती है। जब प्रिंस नहीं मिलता तो वो होटल की सीसीटीवी चेक करती है। तब उसे प्रिंस के बारे में पता चलता है, जिसमें अपने लिए रखे गए स्पेशल वेटर और मैनेजर की गलती देखते हुए उन्हें नाइफ से घायल कर देती है। तभी दक्षिता का बॉडीगार्ड प्रिंस का याद दिलाता है तो बॉडीगार्ड और दक्षिता मिलकर प्रिंस को ढूंढने उस अंडरग्राउंड क्लब में जाते हैं। वहां पर प्रिंस बहुत सारे लड़के लड़कियों की भीड़ के भी बीच एक कोने में घुटनों के बल बैठा हुआ था। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। वहीं सायरा और कुछ स्पेशल वेटर एक साइड में खड़े थे। एक छोटे से मंच पर कुछ वीआईपी लोग सीटों पर बैठे हुए थे। दक्षिता को देखकर वहां बैठे वीआईपी लोग और कुछ गिने चुने वेटर दक्षिता को पहचान गए थे। उन्हें दक्षिता के यहाँ आने के कारण बहुत डर लग रहा था। दक्षिता ने प्रिंस को ढूंढकर रस्सियों से आज़ाद किया। फिर प्रिंस बुरी तरह डर गया था। उसे शांत करवाने लगी। अब आगे दक्षिता प्रिंस को अपनी गोद में ले लेती है। प्रिंस अपने पैर दक्षिता की कमर के चारों ओर लपेटकर अपनी बाहों को दक्षिता की गले में डाल बंदर के बच्चे की तरह पूरी तरह उससे जकड़ जाता है। उसे डर हो कहीं वो लेडी उसे फिर से ना ले जाए, यह महसूस कर दक्षिता धीरे धीरे प्रिंस की पीठ सहला रही थी। दक्षिता की इस हरकत से तो वीआईपी सीट पर बैठे सारे मर्द अपनी सीट से गिरते हुए बच्चे व दक्षिता की सारी आइडेंटिटीज के बारे में जानते थे। दक्षिता की यह हरकत देख ऐसा लगा जैसे उन्हें हार्ट अटैक आ गया हो। वह जानते थे दक्षिता अपने लोगों से भी 2 मीटर की दूरी बनाकर रखती है। आज एक बच्चे को ऐसे चुप करा रही थी। उसे बचाने इतनी हड़बड़ाहट में आई थी, लेकिन उन्होंने सोचा शायद उसने डर की वजह से उस बच्चे को हाथ लगाया होगा। उसका कोई भाई या रिश्तेदार होगा, उसे खोने से डर गई होगी। लेकिन प्रिंस को जिस तरह दक्षिता ने गोद में उठाया उसे साफ पता चल रहा था वो क्वीन का किंग है, ना कि कोई भाई या रिश्तेदार ना होकर उसका पार्टनर है। उनकी पोजीशन बहुत ज्यादा इंटीमेट थी। कोई भी बहन भाई को पीछे कैरी कर सकती है, लेकिन वो कभी भी इंटीमेट पोजीशन में कैरी नहीं करेगी। ये सोचकर सारे लोगों के दिमाग में एक ही ख्याल आ रहा था, दोनों की जोड़ी ऐसी है जैसे शेर के सामने चूहा, वही फिर वो शेर चूहे के साथ खेलता है। शायद डार्क वर्ल्ड की क्वीन भी बेचारी मासूम बच्चे के साथ खेल रही है। वह एक मासूम बच्चा। उन वीआईपी लोगों ने पहले प्रिंस पर ध्यान नहीं दिया था, वरना वो लोग कभी भी प्रिंस को इस तरह की एक्टिविटी में शामिल नहीं करते। वह प्रिंस का चेहरा देखकर ही समझ गए थे वो बहुत मासूम है। भले ही इनलीगल काम करते थे, वो कभी मासूम लोगों का फायदा नहीं उठाते थे। इस इनलीगल ग्रुप के लोग उन्हीं लोगों को इस बिजनेस में शामिल करते थे जो अमीर फैमिली लेडी और गर्ल्स और बिजनेसमैन के साथ रात बिताकर उन्हें ब्लैकमेल करके पैसे लेते थे। सायरा, जो कि दक्षिता को प्रिंस को ले जाने से रोकने के लिए आगे बढ़ी थी, बॉडीगार्ड ने कॉलर से पकड़कर ऊपर उठा दिया। सायरा हवा में लटकी हुई हाथ पैर मार रही सायरा ने मुड़कर वीआईपी एरिया में बैठे लोगों पर ध्यान दिया तो उनकी आंखों में भी उनके सामने मौजूद लेडी को देख खौफनाक एक्सप्रेशन था, जिसे समझकर सायरा को एहसास हुआ आज उसने एक्साइटमेंट में गलत इंसान से पंगा ले लिया है। उसकी नज़र कुछ पुराने वेटर्स पर पड़ी, तब वो और ज्यादा घबरा गई। उसे एहसास हो गया था शायद यमराज भी उसकी मौत लेने के लिए इंतजार कर रहे होंगे, वह भी तरस रहे होंगे तब उसे वो दर्दनाक मौत मिले और यमराज जी उसे नरक लोक भेजेंगे। ये सब सोचकर सायरा लटकी हुई कांपने लगी। उसके पूरे शरीर से ठंडा पसीना तेजी से बहते हुए नीचे टपकने लगा, जिसे देखकर किसी को भी यही लगेगा कि उसने अपने कपड़ों में ही वॉशरूम कर दिया हो। इस वक्त सायरा को अपनी इज्जत इंसल्ट कुछ भी नहीं दिख रहा था। शायद आपको याद आता है जब उसने प्रिंस की मासूमियत और क्यूटनेस देखी थी, तभी एहसास हो गया था ये लड़का अमीर बिगल मिस और मिसेज के लिए ही नहीं बल्कि मिस्टर के लिए भी अच्छा प्रोस्टिट्यूट बन सकता है। सायरा ने कभी उम्मीद नहीं की यह मासूम लड़का इतना पावरफुल हो सकता है, उनके ऊपर बैठे बॉस को भी इतनी बुरी तरह डरा सकता है। दक्षिता वहां निकलने से पहले एक नज़र सबको देखकर अपने गार्ड्स को इशारा करती है, फिर प्रिंस को लेकर वहां से निकल जाती है। दक्षिता प्रिंस को गोद में लिए कार में बैठती है। कार घर की तरफ ले जाने का इशारा करती है। इधर बॉडीगार्ड्स पूरे अंडरग्राउंड क्लब में फैलकर वीआईपी लोगों के साथ उन वेटर को भी कैद कर लेते हैं। बाकी लोगों को वहां की कैद से आज़ाद कर देते हैं। फिर वो बॉडीगार्ड उन सब को लेकर वहां से चले जाते हैं। सायरा के अलावा उनमें कोई आवाज करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। एक सायरा ही ऐसी इंसान थी जो खुद को सही साबित करना चाहती थी और वह इन लोगों से बचने के लिए चिल्ला रही थी। बाकी लोग जानते थे अब उनको ऑर्डर मिल चुके हैं, अब वो जान से भी मर जाएंगी तब भी उन्हें टॉर्चर तो मिलकर रहेगा। चाहे डीएम उर्फ मिस मेहरा और अंडरवर्ल्ड द क्वीन ऑफ डार्क वर्ल्ड के ऑर्डर को कोई भी नहीं टाल सकता। ये सोचकर मजबूरी में उनके साथ जाना ही होगा। लेकिन शायद जो अभी अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही है, वह नहीं जानती उसकी इन कोशिशों को कितना बुरा अंजाम होने वाला है। उसने तो सबसे बड़ी गलती की है जो उस मॉन्स्टर रुथलेस क्वीन के किसी करीबी को इस जगह पर लेकर आए, खासकर उस मासूम को। शायद उसकी मासूमियत की रक्षा करने के लिए माफियादी क्वीन डार्क वर्ल्ड कुछ भी कर सकती है। ये सोचकर सब लोग सायशा को तरस भरी नजरों से देख रहे थे।
उन्होंने अपने मन में प्रार्थना की कि सायरा किसी एक्सीडेंट में ही मर जाए, वरना उसकी मौत बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होने वाली है। ये सब सोचकर सब लोग अपना सर झुकाकर उन बॉडीगार्ड्स के साथ चले जाते हैं। कुछ बॉडीगार्ड्स उन लड़के लड़कियों को आज़ाद कर उस क्लब से निकाल देते हैं। इधर प्रिंस दक्षिता से लता की तरह लिपटा हुआ था। थोड़ी देर पहले प्रिंस बुरी तरह रो रहा था, अब वो दक्षिता से किसी छोटे बच्चे की तरह लिपटा हुआ था, जैसे इस जगह से सेफ कुछ हो ही नहीं सकता। दक्षिता नहीं देखा प्रिंस के आंखों के आंसू उसके गालों पर सूख गए हैं। उसकी आंखें लाल, चेहरा उदासी से घिरा हुआ है। प्रिंस के बाल बिखरे हुए हैं, उसके कपड़े भी अस्त व्यस्त है, फिर भी प्रिंस उसे बुरी तरह लिपटा हुआ था। दक्षिता को उसके माइशोफोबिया की रिएक्शन होना शुरू हो गए, लेकिन इस बार चीज का फर्क था। यहाँ पहले को माइशोफोबिया की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही होती था, आज उसने नीचे बैठ हर चीज को छुआ, उसे कुछ से रेसेस के अलावा कुछ भी नहीं हुआ। फिर दक्षिता ध्यान से प्रिंस का मासूम चेहरे पर मौजूद ढेर सारी उदासी को दूर भगाने के लिए उसके चेहरे को घूर रही थी कि अचानक कार में एक सॉन्ग बजा, मैं तेरी आंखों में उदासी कभी देख सका नहीं, तुझे खुश मैं रखूंगा सोहनिया, मैं तेरे होठों पे खामोशी कभी देख सका नहीं, सारी बातें मैं सुनूंगा सोहनिया तेरे दिल से ना कभी खेलूंगा सारे राज अपने, मैं तुझको दे दूंगा मेरी जान, तूने मुझको पागल है किया, मेरा लगदा ना जिया तेरे बागैर, तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी बाहों में अछुपा के रखूंगा, तू मान मेरी जान मैं तुझे जाने ना दूंगा, मैं तुझको अपनी आंखों में बस के रखूंगा, तू मान मेरी जान, तू मान मेरी जान। दक्षिता प्रिंस के चेहरे में खोई हुई थी और दक्षिता के मन की फीलिंग ये गाना बोल रहा था। जब दक्षिता प्रिंस के मासूम चेहरे को निहार ही रही थी, प्रिंस को पता नहीं कब नींद आ गई और वो दक्षिता को वैसे ही कसकर पकड़कर सो जाता है। दक्षिता की कार थोड़ी देर बाद व्हाइट मैंशन के बाहर पहुंचती है। दक्षिता प्रिंस को वैसे ही गोद में उठाए हुए लिफ्ट की तरफ चली जाती है। अपने रूम में पहुंचकर प्रिंस को बिस्तर पर लेटाकर उसे ब्लैंकेट से कवर कर देती है। खुद वॉशरूम में चली जाती है, वहां से गीला वेट लाकर प्रिंस का चेहरा हाथ पैर उसकी बॉडी क्लीन करती है। प्रिंस के कपड़े निकालकर कंफर्टेबल नाइट सूट पहनाकर प्रिंस को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर देती है। प्रिंस भी रिलैक्स होकर सो चुका था, एक पूरे दिन की थकान, दूसरा उसने आज इतना कुछ झेल लिया था जिसे माइंड को रेस्ट की सख्त जरूरत थी। इधर दक्षिता फिर शावर लेती है, टॉवल में बाहर आकर खुद के लिए ब्लैक जैकेट, ब्लैक लेदर की पैड, ब्लैक लेदर के बूट और एक ब्लैक टी शर्ट के साथ ब्लैक का मास्क पहनकर बाहर निकलती है। खिड़की से किसी दीवार की भांति कूदकर थर्ड फ्लोर की बालकनी में जाती है। उस बालकनी से सीधा नीचे को जाती है, फिर पीछे वाले गेट से वाइट से बाहर निकल जाती है। कुछ ही देर बाद दक्षिता एक बड़े से अंधेरे कमरे में एक क्वीन की खुशी पर बैठी अपनी चेयर को ऊपर से नीचे तक हिला रही थी। वही वीआईपी लोग जो बेसमेंट के क्लब में कस्टमर थे, उन्हें दक्षिता के बॉडीगार्ड ने पनिशमेंट दे दी। उन्हें पता था दक्षिता ऐसे लोगों को क्या पनिशमेंट देती है। फिर दक्षिता का बॉडीगार्ड जेंडर आगे आता है और वह बोलता है, आप सब लोग जा सकते हैं, अब यहाँ पर सिर्फ ये दोनों लड़कियां ही रहेंगी। ये मैनेजर, उसके बाद सब लोग वहां से चले जाते हैं। अब बारी आती है सायरा को देखकर दक्षिता का खून खौल जाता है। उसे रूम के बीचों बीच लाकर बॉडीगार्ड पटक देते हैं, जिसके बाद दक्षिता रिमोट कंट्रोल बटन दबा दी है तो ऊपर से खुलता हुआ पानी के ऊपर गिरता है, जिसे सायरा की चीखें पूरे कमरे में गूंजने लगती है। जैसे जैसे वह पानी गिर रहा था वैसे ही साइज की स्किन खुलकर फूट रही थी। उसकी स्किन किसी जले हुए कागज की तरह उसकी बॉडी से उतर रही थी, कहीं कहीं तो उसका मांस भी दिखने लगा था। तब अचानक गर्म पानी का सावर बंद हो गया, बर्फ के पानी जितना ठंडा पानी से जल पर पड़ने लगा, जिस वजह से सायरा और बुरी तरह चिल्लाने लगी। उस स्किन जहां से जल गई थी वहां से सब कुछ ठीक रेट दिखने लगा था। मैनेजर और उस वेटर को भी एक दूसरे गर्म पानी के शावर के नीचे खड़ा गया, लेकिन वह गर्म पानी सायरा के गर्म पानी से टेम्परेचर कम था, जिस वजह से उनकी स्किन पर रेड छाले आए थे। सायरा की तरह उनकी स्कैंगल कर अलग नहीं हुई थी। सायरा बड़ी ही देनी हालत में जमीन पर पड़ी थी। तभी दक्षिता की ठंडी लेकिन खंजर जैसी भी की आवाज वहां गूंज गई, तुम लोगों ने मेरे जैसी रुथलेस क्वीन की कमजोरी पर हाथ रखने की कोशिश की है, तुमको तो मैं बर्बाद करके ही यहाँ से जाऊंगी। फिर बहुत ही जुनून और सनक के साथ बोली, तुम जैसे कीड़े की हिम्मत कैसे हुई मेरी जान को छूने की, भी मैं तुम्हारी अस्तित्व को खत्म कर दूंगी। जिसने भी मेरी क्यूटी को छूने की कोशिश की वह हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। तुमने इसी हाथ से मेरी क्यूटी का हाथ पकड़ा। ये बोलकर वहीं पर पड़ी एक तेजाब की बकेट में उसका हाथ डाल दिया। दक्षिता ने ड्रेस पहन रखे थे, वह पहली बार किसी को खुद पनिशमेंट दे रही थी, कभी खुद पनिशमेंट नहीं दी। वो अपने बॉडीगार्ड से ही हेल्प मांगती थी, आज पहली बार उसने किसी का बदला लेने के लिए ये हरकत की है। फिर दक्षिता ने कुछ चाकू के सेट उठाए और मैनेजर उस वेटर पर निशाने साधे हुए 10-10 नाइफ उनकी बॉडी में घुसा दिया, जहां से उनकी मौत तो नहीं हो सकती लेकिन कुछ ही घंटों में वह लोग नर्क के दर्शन कर लेंगे। तभी एक बॉडीगार्ड ने ये गुस्से में आकर तेजाब से भरी बकेट सीधा सायरा पर डाल दी। सा का पूरा शरीर बुरी तरह जलने लगा और वह कुछ ही सेकंड में हड्डियों के ढांचे के रूप में बदल गई।
दक्षिता बाहर आकर बेहद ही जुनून और सनक के साथ अपनी आंखें ऊपर उठाती है तो उसकी आंखें लाल थी। वह उसी सनक और जुनून भरी आवाज में बोली, तेरे रिश्ते में हम बैठते हैं, चोट पकड़ते हैं, जिसका होश न हो सके उतने दर्द हम पाते हैं, फिर भी तेरे प्यार की कसम खाते हैं। हमारे लब पर तेरे लिए सिर्फ और सिर्फ दुआ आओ। CH 105 तुम्हारा नशा करते हैं। व्हाइट मैंशन का बैकयार्ड। दक्षिता किसी बंदर की तरह दीवार से कूदते हुए अपने रूम के नीचे पहुंचती है। दीवार पर लगे एक पाइप से होकर वह अपने रूम की बालकनी के पास पहुंचती है। फिर पाइप और खिड़की के बीच की दूरी को देखकर अजीब तरह से मुस्कुराती है। फिर अपनी गर्दन टेढ़ी करके नीचे देखती है। इस वक्त दक्षिता व्हाइट मैंशन के 5th फ्लोर पर मौजूद अपने रूम की बालकनी के पास पाइप पर लटकी हुई थी। एक चीज यह थी, पाइप और बालकनी के बीच बहुत ही ज्यादा दूरी थी। अगर पाइप से कोई भी नॉर्मल इंसान बालकनी में कूदता है, वो इंसान आसानी से बालकनी में गिरने की जगह सीधा नीचे मौजूद पत्थरों पर जाकर गिरेगा। इसे साफ पता चल रहा था। दक्षिता खतरनाक रूप से नुकीले पत्थरों को देख फिर बालकनी को देखती है। फिर चेहरे पर डरावनी स्माइल के साथ अपने मन में बोली, सुकून हो, तुम जुनून हो, तुम सनक हो, धड़कन हो, तुम दिल हो, तुम सांसें हो। ये जिंदगी चंद सांसों की मोहताज है। तुम्हारी मोहब्बत में चंद सांसों को भी छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मोहब्बत आशिक को आजमाती है, चलो आज हम मोहब्बत को आजमाते हैं। फिर दक्षिता बिना किसी डर के रूम की बालकनी की ओर छलांग लगा देती है। अचानक बालकनी के करीब ठीक से दक्षिता नहीं पहुंच पाती। तभी दक्षिता बालकनी में गिरने की जगह नीचे गिरने लगती है। अचानक खिड़की का एक कोना दक्षिता के हाथ से टकराता है। दक्षिता झट से उसे पकड़कर खुद के शरीर को हवा में बैलेंस करती है। फिर एक हल्की सी छलांग मारकर बालकनी की रेलिंग को पकड़ लेती है। उस रेलिंग को पकड़कर दोबारा छलांग मारकर रेलिंग के अंदर कूद जाती है। दक्षिता के स्टंट को देखकर साफ पता चल रहा था, उसे अपनी जिंदगी से बिल्कुल भी प्यार नहीं है। वो किसी संकी की तरह बालकनी से होते हुए अपने रूम में जाती है। फिर अपनी गर्दन को राइट लेफ्ट साइड घुमाकर कुछ सोचती है। फिर बिस्तर की तरफ बढ़ जाती है। बिस्तर के किनारे पर बैठकर दक्षिता चांद की हल्की रोशनी में चमक रहे प्रिंस के चेहरे को कुछ देर गौर से देखती है। फिर उसके चेहरे पर अजीब तरह से हाथ फिर आते हुए बोली, हम दिन रात तुम्हारा नशा करते हैं, देखो तुम्हारी आंखों में खो जाते हैं, तुम्हारी सांसें मुझे दीवाना बनाती है, तुम्हारी धड़कनें मुझे जीना सिखाती है। दक्षिता प्रिंस के होंठों पर प्यार से किस कर लेती है। अचानक दक्षिता के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं। पता नहीं ऐसे उससे क्या होता है। वो किसी संकी की तरह बार बार प्रिंस के होठों पर किस कर रही थी। उसके चेहरे को तेजी से अजीब तरीके से सहला रही थी, साथ ही वो कुछ बड़बड़ा भी रही थी। दक्षिता धीरे से बड़बड़ाते हुए खौफनाक स्माइल के साथ बोली, उन्हें क्या लगता है? मुझे पता नहीं, वह लोग तुम्हें मुझसे जीना चाहते हैं। मैं उनके सामने अच्छा बनने का दिखावा कर रही हूँ, तो उन्हें क्या लगता है वो मेरे मोहब्बत के नशे को इतनी आसानी से मुझसे छीन सकते हैं? ये सिर्फ मेरा है, किसी ने इसे आंख उठाकर भी देखा तो मैं उसे इस दुनिया से खत्म कर दूंगी। फिर वो अजीब तरीके से मुस्कुराने लगी, जैसे कोई पागल डरावनी स्माइल रहा हो। दक्षिता के चेहरे के एक्सप्रेशन, उसकी आंखों में पागलपन और जुनून दिख रहा था। दक्षिता जानबूझकर खुद को पूरी तरह प्रिंस के ऊपर लेटाकर उसे देख पागलपन बुड़बुड़ाते बोली, तुम सिर्फ मेरे हो, तुम्हें मुझसे कोई नहीं छीन सकता। मैं सबको खत्म कर दूंगी, जो भी तुम्हारे और मेरे बीच आया मैं उनको खत्म कर दूंगी। तुम्हें मुझसे कोई अलग नहीं कर सकता, तुम मेरे हो। ये बड़बड़ाते हुए दक्षिता बार बार प्रिंस के होठों को किस कर रही थी। प्रिंस को कसकर गले से लगाकर होते बोली, तुम्हें कोई नहीं छीन सकता, तुम सिर्फ मेरे हो, जो भी हम दोनों के बीच आएगा मैं उन्हें मार दूंगी। यह बोल धीरे धीरे बार बार यह सब बड़बड़ाते हुए वो नींद के आगोश में चली जाती है। इधर मासूम प्रिंस दक्षिता के जुनून से बेखबर सुकून से सो रहा था। वो तो दक्षिता की बाहों में खुद उससे समझता था, लेकिन वो मासूम सी जान नहीं जानता था। वो जिस एंजल की बाहों में सुकून और सबसे सेफ जगह समझता है, वही उसे और उसके अपनों को सबसे ज्यादा खतरा है। दक्षिता का पागलपन इतना बढ़ चुका था, वो खुद को या फिर प्रिंस को भी अपने पागलपन में चोट पहुंचा सकती थी। दक्षिता ने भी बार यही बड़बड़ा रही थी, प्रिंस उसका है, वह किसी को भी प्रिंस को उससे अलग नहीं करने देगी। इधर सिंह मैंशन के अंदर उदासी से भरा माहौल था। मिसेज सिंह और ओल्ड मैन प्रताप सिंह हॉल में सोफे पर बैठे हुए थे। तभी घर की डोर बेल बजती है। हाउसकीपर ने जाकर दरवाजा खोलता है तो कुछ देर बाद उस नौकर के साथ कीर्ति अंदर आती है। आपन कीर्ति को देख मिसेज सिंह दौड़कर कीर्ति को अपने गले से लगाते हुए बोली कि तू क्या, तुम्हें अपनी माँ की कभी याद नहीं आती? दक्षिता का मुझे समझ में आता है, लेकिन तुमने क्यों अपने परिवार से मुंह मोड़ लिया? मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम ऐसा क्यों करती हो, लेकिन तुम्हें क्या अपनी माँ पर इतना भी भरोसा नहीं है? ये सुनकर कीर्ति कसकर चारू को गले लगा लेती है। फिर वह धीरे से बोली, माँ किन्नू भैया ठीक है। ये सुनते ही चारू जी के आंखों से पानी किस बाढ़ की तरह बहने लगता है। वो अपने आंसू साफ करते हुए बोली, 2 दिन से बुखार है और बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा। जब भी वह बुखार में सोता है तो अचानक बुरे सपनों की वजह से उठ जाता है। पता नहीं मेरे बेटे को क्या हो गया है।
नींद में बुरे सपनों से डरकर उठ जाता है। वो बोलता था कि दक्षी की खुशी में ही मेरी खुशी है, तो वो अब इस तरह दुखी क्यों है? बेटा प्लीज अपने भाई को समझाओ कि वह ऐसा क्यों कर रहा है। मुझे बहुत तकलीफ हो रही है। वैसे ही मुझे गिफ्ट है। अगर मैं जब दक्षी और किन्नू का ठीक से ख्याल रखती तो शायद आज वह दोनों ही इस हालत में नहीं होते। ये सुनकर कीर्ति की आंखें भी नम हो गई। चारू माँ सच ही कह रही थी। अगर दक्षता का ध्यान अच्छे से रखा जाता तो शायद वह इस हालत में नहीं होती। उसे आज भी याद है 2 साल पहले दक्षता कैसे सनक्यू की तरह बिहेव करती थी। उसने कितने ही साइकी की मदद से दक्षता को ठीक करवाया है। 2 साल से उसका वह पागलपन और सनकी बिहेवियर ठीक हुआ था, वरना वह किसी एक इंसान को जान से मारने के बाद ही रात को चैन से रहती थी। फिर भी रात को नींद में उठकर चिल्लाने लगती थी। साथ ही इसी वजह इंसोम्निया हो गया था। उसे साक्षी पर बहुत गुस्सा आता था। उसने अपना घर बसाने के लिए अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। कीर्ति अगर इस दुनिया में सबसे ज्यादा किसी से नफरत करती थी वह उसके पेरेंट्स नहीं बल्कि वह साक्षी दीवान थी, जिसकी बेटी की हालत के बारे में उसे कोई खबर नहीं है। वह बस अपने नए हस्बैंड के साथ अपनी मैरिज लाइफ एंजॉय कर रही है। ये सोचकर कीर्ति अपना सर पटकती है। चारू जी को करण का कमरा पहुंचकर करण के रूम में चली जाती है। उसने देखा करण नींद में कुछ बड़बड़ा रहा है। वह पूरा ठंडे पसीने से भीगा हुआ है। तभी जल्दी से करण के पास पहुंचती है। उसके सर के हाथ रखकर देखा वो बुरी तरह बुखार में तप रहा था। कीर्ति ने करण का नॉर्मल चेकअप करने के बाद अपने बैग से एक इंजेक्शन निकालकर करण को लगाती है। फिर धीरे से करण का सर सहलाते हुए बोली, मैं जानती हूँ कि ना भाई आप अपने गिल्ट में हालत में आ गए हैं, लेकिन मुझे पता है कि आपका गिल्ट कैसे दूर करना है। अभी आप ठीक हो जाओ। कुछ सोचकर सर्वेंट को ठंडे पानी लाने को बोलती है। फिर करण का सिर सहलाते हुए उसके सर पर ठंडे पानी का कपड़ा करण की फोरहेड रखती है। शाम को जाकर करण को हो जाता है। अपने पास बैठी अपनी छोटी बहन को देखकर करण के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। वही कीर्ति गुस्से से करण को देखते हुए डांटने लगती है, भाई आपको पता है आपको पूरा 106 डिग्री बुखार था। अगर मैं थोड़ी देर और लेट आती तो शायद आपको कुछ सीरियस प्रॉब्लम भी हो सकती थी। आपको माइंड फीवर भी हो सकता था। ये सुनकर मुस्कुरा कर बोला, जब मेरी बहन इतनी काबिल डॉक्टर है तो मुझे किसी भी बीमारी से डर नहीं लगता। ये सुनकर कीर्ति करण को समझाती है, भाई अगर मैं डॉक्टर हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि मैं बार बार बीमार होती रहूं। खुद का ही ट्रीटमेंट कर लो। ये सुनकर करण अपना सर झुका लेता है। फिर कीर्ति करण को अपने हाथ में लेकर बोली, भाई मैं जानती हूँ आपको कौन सा गीत है। मैं आपसे वादा करती हूँ जल्दी आपके अंदर के सारे गिल्ट खत्म हो जाएंगे। फिर वह करण को कुछ बताती है, जिसे सुनकर करण की आंखें चमक उठे। फिर कीर्ति वार्निंग देते हुए बोली, भाई मैं आपकी फीलिंग जानती हूँ। अपने फीलिंग्स को कभी खुद पर हावी मत होने देना, वरना ऐसा हो जाएगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। ये सुनकर करण हम में सिर हिलाता है। फिर कीर्ति बोली, आज रात में ही रुकने वाली हूँ और आपका फीवर चेक करने वाली हूँ। घर पर 2 मासूम बच्चे हैं, आपकी वजह से वह बीमार हो गए, तब मैं एक मासूम बच्चे को संभाल लूंगी, लेकिन दूसरे सबसे मासूम और छोटे बच्चे को कुछ हुआ। आप जानते ही हो कि हमारी बॉस हमें नरक की जिंदगी के दर्शन करवा देगी। इसी तरह कीर्ति पूरी रात करण का ख्याल रखती है, जिस वजह से करण का फीवर बिल्कुल ही ठीक हो जाता है। मॉर्निंग में 5:30 बजे चिड़ियों की चहचहाहट आसमान में छाई लाली को देखकर लग रहा था जैसे सुबह होने वाली है। इसी दौरान प्रिंस की बारी पलके धीरे धीरे खुलती है। अचानक उसके सामने अंधेरे से भरा कमरा आता है, जिसे देखकर प्रिंस बुरी तरह डर गया था। तभी उसे ऐसा महसूस होता है कि उसके शरीर पर कुछ बहुत ही भारी सामान है। प्रिंस जिसे महसूस कर वह भी सुबह की हल्की रोशनी में अपने ऊपर मौजूद वजन को देखता है तो उसके सामने उसकी प्यारी सी खूबसूरत एंजल सो रही थी। लेकिन प्रिंस को एक बात अजीब लगी, उसके अंजे मोटे मोटे लेदर के कपड़े पहन रखे थे, साथ ही उसके गले में भी अजीब से पहने थे। उसका लुक किसी माफिया की तरह लग रहा था, जिसे देखकर दिन पहले तो कंफ्यूज हो गया। फिर दक्षता के कंधे पर टेप करते हुए बोला, एंजल आपने ये कैसा नाइट सूट पहना है। तभी दक्षता को रात का सब कुछ याद आने लगता है। उसके चेहरे पर एक बहुत ही भयावह मुस्कान आ जाती है, लेकिन अपनी उस मुस्कान को छुपाते हुए इनोसेंट सी स्माइल के साथ बोली, क्योंकि वह मैं रात को किसी काम से बाहर गई थी, जिस वजह से मैं थक गई और मुझे इन्हीं कपड़ों में नींद आ गई है। ये सुनकर प्रिंस बच्चों की तरह से हिलाते हुए बोला, एंजल जितना काम जरूरी है उतना ही हमारे लिए हमारी सेहत भी जरूरी है, इसलिए एंजल प्लीज अपना ख्याल रखो, मैं नहीं चाहता आपको कुछ हो। ये सुनकर कुछ अजीब तरीके से बोली, जब मेरी सांसों की डोर तुम्हारी हाथ में है तो तुम चाहे जिंदगी दो या मौत, हमें हंसी खुशी मंजूर है। ये सुनकर प्रिंस कंफ्यूजन में दक्षता को देखने लगा। दक्षता जल्दी से खुद को संभालते हुए बोली, क्यूटी कुछ नहीं, बस मैं तो ऐसे ही अपने मन में कुछ भी बोल रही थी। आपकी तबीयत अब कैसी है? कल खराब हो गई थी। कल की बातें याद करके प्रिंस की आंखें नम हो जाती है। खुद को शांत करके प्रिंस ने दक्षता बोला, एंजल आपने गंदे आदमियों और उन आंटी पनिशमेंट देन उन लोगों ने प्रिंस और प्रिंस के दोस्तों को बहुत हर्ट किया। वह आंटी तो और भी ज्यादा गंदी थी, उन्होंने प्रिंस को थप्पड़ भी मारा।
सुनकर कुछ आपकी आंखें सुर्ख लाल हो गई और उसके माथे पर नश उभर आए। दक्षता को देखकर साफ लग रहा था जैसे कुछ ही देर में पागलपन बाहर आ जाएगा, लेकिन फिर उसने खुद को जैसे तैसे शांत किया। फिर प्रिंस की तरह मुस्कुराते हुए देखकर बोली, क्यूटी चिंता मत करो, मैंने उस गंदी आंटी को प्लीज अंकल के हवाले कर दिया है, वह उस गंदी आंटी को बहुत ही अच्छी पनिशमेंट देंगे। ये सुनते ही प्रिंस खुश हो गया। अब बात पूरी तरह रेस्ट करो और मैं फ्रेश होकर आती हूँ। वॉशरूम में दक्षता अपने चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान के साथ आईने में देखते हुए बोली, जिस आईने में तेरे ठीक है और वह भयानक नजारा देखें, उस आईने को मैं तोड़ दूंगी। संकी की तरह मुस्कुराने लगी कीर्ति करण के साथ कम करने के लिए क्या करने वाली है। अब जब दक्षता की पुरानी बीमारी वापस आ गई हो, वह फिर से अपना पागलपन और संकी बिहेवियर स्टार्ट कर दिया हो, तो क्या वह बाकी सब लोगों को पता चलेगा दक्षता अपने संकी और पागलपन में और क्या क्या करने वाली है। जाने के लिए अगला एपिसोड पढ़े। हेलो रीडर्स, लाइक कमेंट शेयर एंड फॉलो मी। आगे कहानी में क्या होगा जानने के लिए पढ़ते रहिए और कमेंट और लाइक जरूर कीजिए। रुको सभी लोग, कहीं जाओ मत, ये तक स्टोरी सुन लिए हो तो एक प्यारा सा कमेंट कर दो और लाइक शेयर सब्सक्राइब भी कर दीजिए। आप लोग आगे की स्टोरी नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।